नमस्कार दोस्तों, आप सबको पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और पेड़ों के लगाए जाने पर, वृक्षारोपण पर अनंत बातें हैं। मैं कविता से ही अपनी बातें कहूँगी। पहली कविता मेरे चौथे कविता संग्रह ओसिल सुबह से। बहुत सी बातें हम करते हैं। एक मेरी क्रिटिक है कि मेरी कविताओं में, कहानियों में इस देश की आलोचना बहुत ज़्यादा है कि यहाँ हरियाली की कमी है वगैरह वगैरह, तो वो तो हम कहेंगे ही। लेकिन देखिए कि ये कविता और क्या क्या कहती है, किस तरह से, किन बातों से जुड़ती है। सब हरियाली संबंधी और हरियाली की जगह संबंधी। कोरोना काल में सामयिक कविता, पेड़ों से परिचय। पेड़ों से मेरी इस किस्म की पहचान बहुत नई है कि अमुक पेड़ का पपीता पका अच्छा, अमुक का कच्चा। अमुक के फल में ज़्यादा स्वाद, जबकि दोनों अगल बगल हैं। अजब रहस्य है प्रकृति, अजब रहस्य है प्रकृति। बूझो तो जाने नहीं, बूझना ही असंभव है। ही नहीं कुछ बूझने को, न खाद न पानी न मिट्टी, हवा भी नहीं। ये पड़ोसी पेड़ों का अचंभा, अजूबा नया है मेरे लिए। और वो भी पपीते के पेड़ों का। शहरी 2 कट्ठे में, कस्बाई शहर की तंग गलियों के बगीचों में, नारियल, ताड़, खजूर, पपीते की ऊंचाई मापते फलों की पहचान, उन्हीं से परिचय। आम का विस्तार नहीं, दुर्लभ है। और जबकि शहर ही लीची का, और लीची का भी मौसम है, लीची की छाँव नहीं, दुर्लभ है। आम लीची का तो ये कि आम लीची के बिके बगीचे, शेष रह गए किससे। और जब नया जुड़ रहा हो नाता पपीते के 4 पेड़ों से, तो कल्पना की दस्तक कि किस किस्म के रहे होंगे उनके रिश्ते, मुझसे एक ही पीढ़ी पहले वालों के। आम के अलग प्रकारों से नहीं, एक ही प्रकार के आम के 2 पेड़ों से, 4 या 8 पेड़ों से, जिन नामों के अब पेड़ नहीं होते, लुप्त हैं, विलुप्त हैं, गायब हैं, जैसे सिंदूरिया, बरबरिया और बहुत से आम। मतलब जब हम दक्षिण का वो खाते हैं ना, लाल वाला आम, बहुत प्यारा, दिल्ली में जो मिलता है अब यहाँ भी मिलने लगा है। और क्या क्या वैरायटी, तोतापरी शायद गुजरात से, और केसर गुजरात से। लेकिन हमारे यहाँ ही केवल मालदा और जर्दा बिहार का मतलब क्या आम हुआ करता था। तो बिहार में फलों की खेती को एक बहुत बूस्ट चाहिए। जिन नामों के अब पेड़ होते नहीं, लुप्त हैं, विलुप्त हैं, गायब हैं सरे ज़मीन से, बहुत ढेर सारी किस्मों के आम के पेड़, जो हाल हाल तक लोगों के अपने और प्रिय पेड़ हुआ करते थे, जो हाल हाल तक लोगों के अपने और प्रिय पेड़ हुआ करते थे। ऐसे कि इस नहीं उस पेड़ का फल पसंद था उन्हें, ऐसे कि इस नहीं उस पेड़ का फल पसंद था उन्हें। अब दोस्तों, इसी श्रृंखला में एक ही साथ मैं आम के पेड़ शीर्षक अपने नाना जी की कविता सुनाना चाहती हूँ। मेरे नाना जी किसान थे, ज़मींदार परिवार से थे। बड़ी खेती बीघों का बगीचा उनके हवाले था और उन्होंने बेचा, कैसे बेचा वो इसमें है। और एक बात मैं पहले ही कह दूं कि वो, उनकी बहुत कम कविताएं हैं मुक्त छंद की, और ज़्यादातर वो छंद में लिखते थे, और वो भी मैं इसी श्रृंखला में सुना दूंगी। ये सब ज़मीन की बातें हैं, ज़मीनी, मिट्टी, हवा, पानी की। मेरे नाना जी रामजीवन शर्मा जीवन, चर्चित कवि अपने समय के, स्वाधीनता से पहले के समय से लेकर स्वाधीनता के बाद तक के समय को उन्होंने कवर किया है। तो ये वो समय था जब बहुत सारे लोग गांव से शहर माइग्रेट कर रहे थे। उसका किस्सा देखिए। आम के ये पेड़ शीर्षक है कविता का। आम के ये पेड़ मेरे पिताजी के लगाए हुए, मेरी बड़ी बहनों ने आंगल से अमोले उखाड़ उखाड़ कर खेत में रोप दिए। उनकी सिंचाई की, जड़ों में पानी पटाया, और उनके फल चखने से पहले ही स्वर्ग सिधार गईं। पिताजी तो बाद में मरे। चैत में टिकोले की चटनी चखकर, आषाढ़ सावन में पके सिंदूरिया आम चूस चूस कर, और साल के 12 महीने दाल भात के साथ अचार खाकर
परिवार के लोग मौज उड़ाते रहे। फिर मेरा बचपन तो बिल्कुल बगीचे में बीता है। ये मेरे नाना जी अपने बचपन की बात कर रहे हैं। दिन भर उमस और शाम होते होते आंधी के लक्षण ज्यों ही दिखाई पड़ते कि मैं दौड़ पड़ता बगीचे की ओर, बिना माँ से पूछे, बिना भाई से आज्ञा लिए। पिताजी तो जब मैं 2.5 साल का था स्वर्ग सिधार चुके थे। तो दोस्तों, मेरी माँ ये कहती हैं, नाना जी से तो मेरी खासी भेंट है। उनकी मुझे याद है, कोई वीडियो नहीं, उस समय का वीडियो का ज़माना नहीं था, वरना मैं ज़रूर बनाती। लेकिन काफ़ी लंबी उनकी कदकाठी थी, गोरा सा रंग था और नीली नीली आँखें थीं थोड़ी थोड़ी। और मेरी नानी उतनी सुंदर नहीं थी, मुझे उनसे ज़्यादा प्यार था। खैर, लेकिन बात ये कि मेरे जो नाना जी थे वो अपने माँ बाप की 14वीं संतान थे और आखिरी, सब उनसे बड़े थे। वही चीज़ आप इनमें देख सकते हैं इस कविता में। 2.5 साल में उनके पिता गुजर चुके थे और मेरी जो मेरे नाना जी की जो माँ थी, यानी मेरी माँ की जो दादी थी, मेरी माँ ये कहती हैं कि वो अपने नाक में एक बुल्की पहनती थी, पता नहीं किस रूबी की, कि वो मतलब उनके पूरे चेहरे पे लाल लाल नथुनी नहीं, बुल्की, ये नीचे यहाँ से ऐसे, और वो पूरा लाल लाल उनके चेहरे पे रिफ्लेक्टेड होता था। तो खैर, ये मेरे नाना जी अपने बचपन की बात कर रहे हैं। इसमें आपको रुडयार्ड किपलिंग भी थोड़ा बहुत याद आ जाएगा, आंधी और बगीचे से। बगीचा पहुँचते पहुँचते आंधी और तूफान, डालियाँ टूट टूट कर गाछी में गिर रही हैं कच्चे आमों के साथ। कोमल कोमल पल्लवों को तोड़ मरोड़ कर वह तूफान दानव बगीचे को चर रहा। फिर आंधी के बाद बूंदों की बौछार, बादलों का गर्जन तर्जन, बिजली की चमक दमक, रात भी अंधियारी, वैशाख का पहला पक्ष है ना। और इन सब आफतों के बीच मेरा बचपन गाछी में दौड़ दौड़ कर टिकोले चुन रहा है। हम जोलियों में होड़ लगी हुई है, देखें कौन ज़्यादा चुन पाता है। डालियों के टूटने की कोई परवाह नहीं, वर्षा में भीगना तो वैशाख की गर्मी में स्वर्गीय सुख दे रहा है। आम का वही बगीचा अब कटने कटने पर आ गया है। आम का वही बगीचा अब कटने कटने पर आ गया है। मेरे भाई ने तो अपना हिस्सा कब का बेच दिया, किंतु मेरा भावुक मन पेड़ों पर टेंगाड़ी चलाने से हिचक रहा है। सोचता है जिनके फलों से ज़िंदगी भर रसना तृप्त हुई, जिनकी छाया में जलते जा खेतों से आ आकर जेठ वैशाख की दोपहरिया में आराम करता रहा। और सबसे बढ़कर यह भावना कि ये जो पेड़ पिताजी के लगाए हुए हैं, बहनों ने जिनकी सिंचाई की है, इनको लकड़ कसाई के हाथों कैसे सौंप दूँ। इधर लकड़ी के दाम आसमान छू रहे हैं, कृषि प्रधान देश का औद्योगिकरण हो रहा है न, जनता का जीवन स्तर तेजी से बढ़ रहा है। अब पीढ़े पर बैठकर कोई खाना नहीं खाता। कितनी पते की बात है हमारी फर्नीचर की मांग पर। अब पीढ़े पर बैठकर कोई खाना नहीं चाहता, सबको चाहिए कुर्सी और मेज़, और सोने के लिए खाट नहीं, चौकी नहीं, लंबा चौड़ा और ऊंचा पलंग, चाहे वह पलंग पीपल की लकड़ी से ही क्यों न बना हो। नए ज़माने में इन वाहियात बातों को कौन देखता है। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु, मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु, शाखा शंकर मेव च, पत्रे पत्रे देवानाम वृक्षराज नमस्तुते। वे दिन लग गए जब वृक्षों को देवता समझा जाता था। आम, पीपल, पाकड़, वट और महुआ, पांचों पेड़ पंच देवता के समान पूजे जाते थे। अब तो हालात यह है कि पीपल के पत्ते काट काट कर मुसलमानों ही के नहीं, हिंदुओं के सपूत भी गायों, भैंसों और बकरियों को खिला रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी कहा, लकड़ियों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगी देखकर मन ललच रहा है कि इन्हें बेच दो। उन्हीं पैसों से ज़माने से पड़ी हुई पांडुलिपियों को पुस्तक का रूप दे दो। है ना, ये कितनी छूने वाली पंक्तियाँ हैं। आखिर मेरे बाद उनको पूछेगा कौन, आखिर मेरे बाद उनको पूछेगा कौन। चूहे और दीमक तो अभी से उनको नोच खसोट रहे हैं, किंतु तुरंत इन भावनाओं के बाद, तुरंत
फिर यह भावना जागती है कि ये पेड़ पिताजी के लगाए हुए हैं, बहनों ने इनकी सिंचाई की है, इनको कटवाना तो अपने कलेजे पर छुरी चलाना है। उधर वे लकड़ कसाई हैं कि रोज़ दरवाजे की मिट्टी खन रहे हैं, मालिक बेच दीजिए न बगीचे को, बहुत पुराना पड़ गया है। उनको कैसे समझाऊं कि भाई मैं भी तो पुराना पड़ गया हूँ, उनको कैसे समझाऊं कि भाई मैं भी तो पुराना पड़ गया हूँ, मेरे ज़माने की सारी चीज़ें ही पुरानी पड़ गई हैं, नैतिकता, मूल्य, व्यवहार, आदमियत। क्या इन सबको बेच दूँ? क्या इन सबको बेच दूँ? सबको मरने के लिए छोड़ दूँ? क्षमा करो, कम से कम पहले मुझे मरने दो, फिर यहाँ के पेड़। तो ये थी कविता मेरे नाना जी रामजीवन शर्मा जीवन की आम के पेड़। और वो मैं जैसा कि मैंने कहा कि मुक्त छंद में कम लिखते थे, ये बहुत दिल से निकली हुई कविता है, वो ज़्यादा छंद में लिखते थे। और इसमें अंग्रेज़ी उसकी बात भी आ ही गई। मैंने कहा कि मुझे किपलिंग याद आ गया, आँधियों की याद से। किपलिंग के स्टॉर्म का वर्णन बहुत प्रसिद्ध है। खैर, एक कविता छंद वाली भी इसी श्रृंखला में जल्दी से सुना देना चाहती हूँ, और इस कविता का शीर्षक है अब डले इसकी मनमानी। बचे रहेंगे, ये स्वाधीनता संग्राम के समय लिखी हुई कविता है। मुझे लगता है कि 42 के आसपास या 44 के आसपास। बचे रहेंगे, सुखी रहेंगे दुनिया के सारे प्राणी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी अब डले इसकी मनमानी। किसी तरफ अब किसी तरह अब जंग न छिड़ने पाएगा, झंडा जो उड़ रहा गगन में कभी न गिरने पाएगा। नहीं भेड़िया किसी मेमने से अब भिड़ने पाएगा, कसा जाएगा बंधन में आज़ाद न फिरने पाएगा। है जाहिर हो चली जगत में उसकी सारी शैतानी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी अब डले इसकी मनमानी। हम निर्बल होकर भी जौहर अपना आज दिखाएंगे, इन अमेरिकन सेठों को निश्चय ही सबक सिखाएंगे। इनके डॉलर की चकमक हमको न भुलाने पाएगी, ज़ोर ज़बरदस्ती पर आकर खुद ही मुँह की खाएगी। ये मक्कार स्वार्थ के पुतले बनते फिरते हैं दानी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी अब डले इसकी मनमानी। माओ या मिलनेकोव ही नहीं युद्ध के दुश्मन हैं, आज नेहरू के खेमे में बैठे सभी सुधीजन हैं। मुँह से जो कुछ कहें किंतु मन से न चाहता कोई जंग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानी सबका आज एक ही रंग, सभी चाहते त्रस्त न जग को करे एक ही अभिमानी। नहीं चलेगी नहीं चलेगी अब डले इसकी मनमानी। अब ये हिंसा लोलुप जग को तंग न करने पाएंगे, किसी तरह भी विश्व शांति को भंग न करने पाएंगे। ये दुशासन जग को नंग धड़ंग न करने पाएंगे, युद्ध न करने पाएंगे, हाँ जंग न करने पाएंगे। सफल नहीं होगी निश्चय ही अब इनकी कारस्तानी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी अब डले इसकी मनमानी। गूंजेगा अब दिग दिगंत में स्नेह शांति सुख का नारा, द्वेष भाव को दूर भगाकर ही मानेगा जग सारा। दुख दैन्य की नहीं चलेगी, दूर हटेगा हाहाकार, एक बनेगा नेक बनेगा अब फिर से सारा संसार। दानवता न रहेगी मानवता की होगी अगवानी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी अब डले इसकी मनमानी। छीन नहीं सकते डलेस अब दुनिया की आज़ादी को, कौन बुलाना चाहेगा खुद ही अपनी बर्बादी को। हम न दूसरों का शोषण कर इसकी तरह चाहते मौज, यह भी भला नीति है कोई देश किसी की फौज। इस नीति को तो कहते हैं पैसा चिकता हैवानी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी अब डले इसकी मनमानी। साम्राज्यवाद, एटम या हाइड्रोजन का होने देंगे हम नहीं प्रयोग, वही अकेला क्या कर लेगा यदि मिल जाएंगे सारे लोग।
युद्ध दैत्य अब सूख टटाकर निश्चय ही मर जाएगा, झंडा एक प्रेम का सारी दुनिया पर लहराएगा, गूंजेगी सब ओर शांति की मोदमयी सुखप्रद वाणी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी अब टले इसकी मनमानी। तो ये थी मेरी एक कविता, और आज पर्यावरण दिवस की फिर से बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। आशा है कि तीनों ही कविताएं पसंद आएंगी, मेरा पाठ भी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। शुभ दिन। पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, और जिस तरह से केरल में एक हथिनी को मारा गया है, जानवरों की भी उतनी ही रक्षा करें, उनको उतना ही प्यार करें जितना हम मनुष्यों से करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा, क्योंकि वो मूक प्राणी है, वो बता नहीं सकते। 4 दिनों तक पानी में खड़ी रही हुआ, किसने भरा अनानास में पटाखा, मिस्टर इंडिया के उस सीन की तरह कि जहाँ एक खिलौने में पटाखा था। खैर वो एक अलग कविता है। एक बार फिर से पेड़ बचाएं, पेड़ लगाएं, पशु पक्षियों को बचाएं।